हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 12 पारितंत्र से 5 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, जो कि यहीं से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। इकोसिस्टम प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इन पिरामिडों की सीमाओं का वर्णन करें। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न पोषी स्तर का आरेखीय प्रदर्शन है। यह 3 प्रकार का होता है। ए में है संख्या का पिरामिड। अधिकतर पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की संख्या उपभोक्ता से ज़्यादा होती है। यह अपराइट तथा इन्वर्टेड दोनों होते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है चित्र। संख्याओं वाले पिरामिड में दो विभिन्नताएं। यहाँ पे बाज, गिठारी पक्षी, परभक्षी कीट, फिर है शाकाहारी कीट, पादप घास, इस तरह से। अब बी में दिया गया है जैव मात्रा का पिरामिड। अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जैव मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु समुद्र में जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पे दिया गया है चित्र जैव मात्रा का पिरामिड। तो यहाँ पे उपभोक्ता एससी, प्राथमिक उपभोक्ता पीसी और प्राथमिक उत्पादकता पीपी। अब देखिए, यहाँ पे सी में दिया गया है ऊर्जा का पिरामिड। यह सदा अपराइट होता है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड एक दिशा में उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र ऊर्जा का सीधा खड़ा पिरामिड दिया गया है। यहाँ पे पादप प्लवक जो कि 31,080 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर है प्राणी प्लवक यानी कि कृमि 7,908 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर उसके बाद है कीट लार्वा जो कि 840 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर है छोटी मछली 1,260 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर उसके बाद आता है बड़ी मछली 126 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब देखिए, ये ऊर्जा का सीधा खड़ा पिरामिड था। पारिस्थितिक पिरामिड की सीमाएं कुछ होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। यह फूड चेन को दर्शाता है, न कि फूड वेब को। फिर है डिकम्पोजर्स एवं डिट्रोवर्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 2 है पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन करें। तो उत्तर में हो जाएगा जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यह जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, जो ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर करता है। आगे का टॉपिक है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एवं भंडारण यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम पर आधारित है। इसके प्रथम नियम के मुताबिक ऊर्जा का न तो निर्माण और न ही क्षय होता है, बल्कि इसका स्थानांतरण एक घटक से दूसरे में होते रहता है। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह भोजन के रूप में होता है। ऐसा फूड एनर्जी का ऊष्मा के रूप में विखंडन से होता है। उपापचयी क्रियाओं के दौरान एक सन्निहित थोड़ा सा बायोमास के रूप में संग्रहित हो पाता है। अनुकूल अवस्था में करीब 1 से 5% प्रकाश ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के समय होता है। करीब 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में होता है। किसी भी फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल की संख्या करीब 3 से 4 के बीच होती है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। पहले पादप सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं,
इसके बाद आहार उत्पादक से अपघटक को स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दिया गया है। विभिन्न पोषण स्तरों में से होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह। तो यहाँ पे पहले आता है सूर्य, फिर ऊष्मा देता है। फिर यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हो। प्रथम पोषण रीति उत्पादक हरे पादक, फिर है द्वितीयक पोषण रीति प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, फिर यहाँ पे ऊष्मा दिया गया है। तृतीयक पोषण रीति प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी, फिर ऊष्मा है। चतुर्थ पोषण रीति तृतीयक उपभोक्ता सर्वोपरि मांसाहारी है। पहले सूर्य है, फिर पौधा है, फिर कीट है, फिर यहाँ पे पक्षी है, फिर उसके बाद यहाँ पे गिद्ध है। यह बाज आप लोग बोल सकते हो, कुछ भी बड़ा पक्षी। ओके, तो आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं और 5 नंबर आपको दे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आहार श्रृंखला क्या है। किसी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला को प्रारूपित चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो इसका उत्तर में लिखेंगे एक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का एक देशीय प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध आहार को आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। सौर ऊर्जा का प्रग्रहण उत्पादक जीव हरे पौधे करते हैं। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु खाते हैं, फिर शाकाहारी जंतु को द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु खाते हैं, फिर इन्हें उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतु या तृतीयक उपभोक्ता खा सकते हैं। इस प्रकार भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीवों में सदा एक पक्षीय दिशा में होता है और यही आहार श्रृंखला कहलाता है। एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में घास, ग्रासहॉपर, मेढक, सर्प तथा गिद्ध एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, पहले आता है घास, घास को खाता है ग्रासहॉपर टिड्डा, फिर टिड्डे को खाता है मेढक, फिर मेढक को खाता है कौन, सर्प, सर्प को कौन खाता है, गिद्ध या कोई बड़ा पक्षी। अब चित्र है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला फूड चेन का वर्णन करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा पोषण स्तर की वह क्रम जिसके द्वारा भोजन का स्थानांतरण उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता में हो, भोजन श्रृंखला कहलाता है। किसी भोजन श्रृंखला में खाओ एवं खाने दो की उक्ति चरितार्थ होती है, अर्थात एक जीव जो किसी पोषण स्तर में प्रीडेटर भक्षक है तो दूसरे पोषण स्तर में शिकार यानी कि प्रे होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए भोजन श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। ए में दिया गया है ग्रेजिंग फूड चेन। यह एक सामान्य खाद्य श्रृंखला है जहाँ उत्पादक को शाकाहारी द्वारा खाया जाता है, फिर शाकाहारी को मांसाहारी द्वारा तथा मांसाहारी को उच्च श्रेणी के मांसाहारी द्वारा। फिर बी में है परजीवी खाद्य श्रृंखला। यह परजीवी स्तर पर समाप्त हो जाता है जैसे घास, पशु, न्यूमोकोकस। फिर सी में है अपरद खाद्य श्रृंखला। यह मृत शरीर एवं कार्बनिक शेष से आरंभ होता है। इसके प्रमुख अवयव हैं स्कैवेंजर्स एवं अपघटक जैसे अपरद, केचुआ, गोरैया, फाल्कन पक्षी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 आता है यहाँ पे पोषण या पोषी स्तर क्या है। पारितंत्र में पोषी स्तर को परिभाषित करें। किसी पारितंत्र में पोषण स्तर का वर्णन करें। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। अब देखें यहाँ पे पोषण स्तर दिया गया यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स। वह स्तर है जिसमें जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त किया जाता है। भोजन को प्राप्त करने का प्रत्येक पोषण स्तर में एक खास तरीका होता है। ये पोषण स्तर निम्नलिखित है। ए में है प्रथम पोषण स्तर T1। यह उत्पादक से बना होता है जो अपना भोजन अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से बाहरी ऊर्जा स्रोतों की मदद से लेता है। इसके प्रमुख उदाहरण है फाइटोप्लैंक्टन्स, घास इत्यादि। बी में है द्वितीय पोषण स्तर यानी कि T2। यह शाकाहारी जंतु है जो पौधों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है। सी में है तृतीय पोषण स्तर T3। यह प्राथमिक मांसाहारी जंतु है जो अपना भोजन शिकार शाकाहारी को ग्रहण करता है जैसे पक्षी, मछली, भेड़िया।
डी में है चतुर्थ पोषण स्तर यानी कि T4। यह द्वितीयक मांसाहारी जीव है जो प्राथमिक मांसाहारी जानवरों को भोजन के रूप में लेता है। ई में है पंचम पोषण स्तर यानी कि T5। यह तृतीय मांसाहारी जीव है जो द्वितीयक मांसाहारी को भोजन के रूप में लेता है। एफ में है षष्ठम पोषण स्तर यानी कि T6। यह डिकम्पोजर से निर्मित है। किसी जलीय पारितंत्र में डिकम्पोजर्स सप्तम पोषण स्तर से संबंधित है। हालांकि प्रकृति में बहुत से ऐसे अपवाद हैं जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव तृतीय पोषण स्तर यानी कि T3 के अंतर्गत आते हैं, जैसे शेर जो हिरण को खाता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का चित्रीय निरूपण। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं उत्पादक की, जो कि प्रथम पोषण स्तर पादा पाता है। एग्जाम्पल में है फाइटोप्लैंक्टन घास या वृक्ष। फिर उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें द्वितीयक पोषण स्तर यानी कि शाकाहारी आते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन टिड्डा गाय। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषण स्तर जो कि मांसाहारी है। एग्जाम्पल में पक्षी मछली भेड़िया। फिर है तृतीय उपभोक्ता, इसमें चतुर्थ पोषण स्तर यानी कि शिखर मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया। तो मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, तो इसको मांसाहारी में भी लिया गया क्योंकि मनुष्य मांस भी खाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे। आहार जाल यानी कि फूड वेब क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें तथा इसके महत्व को दर्शाएं। और ये क्वेश्चन 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसे आप सभी अच्छे से देखेंगे। हो सकता है इस बार भी आपकी परीक्षा में आ जाए। तो उत्तर में लिखेंगे आहार जाल विभिन्न पोषण स्तर पर आहार श्रृंखला का जाल है जो किसी बायोटिक कम्युनिटी के विभिन्न जीवों के बीच अनेक फीडिंग कनेक्शंस का निर्माण करता है। आहार जाल एक भोजन का एक वैकल्पिक माध्यम प्रदान कर किसी इकोसिस्टम को स्थायित्व प्रदान करता है, जिसे इंडेंजर्ड पॉपुलेशन अपने साइज में वृद्धि कर सके। तो यहाँ पे दिया गया है एक स्थलीय आहार जाल। पहले है वनस्पति खरगोश चूहा बारहसिंगा। फिर है सियार लोमड़ी जंगली बिल्ली। फिर उसके बाद आता है भेड़िया। फिर है बाघ। इस तरह से अब देखिए विशेषताएं दिए गए हैं कुछ जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। यह आहार श्रृंखला से ज़्यादा वास्तविक है। फिर उसके बाद यह विभिन्न प्रकार के आहार श्रृंखला का जाल है जो आपस में जुड़े रहते हैं विभिन्न पोषण स्तरों पर। फिर है यह उपभोक्ता को अत्यधिक संख्या में भोजन का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। फिर है यह किसी भी इकोसिस्टम की स्थायित्व के लिए आवश्यक है। महत्व की बात करें तो प्रायः एक आहार जाल जीवों के स्वाद व भोजन के पसंद के द्वारा कार्य करता है। प्रत्येक पोषण स्तर में हालांकि भोजन की उपलब्धता सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। हमेशा सुंदरबन में बाघ मछली व केकड़ा खाता है अपने स्वाभाविक भोजन नहीं मिलने पर। अब क्या होगा जब बाघ को हिरण नहीं मिलेगा, तो जीवन जीने के लिए सरवाइव करने के लिए मछली और केकड़ा खा के अपना जीवन यापन करता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है किसी वन पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला का वर्णन करें। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से देखें। तो उत्तर हो जाएगा एक वन पारिस्थितिक तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हिरण घास खाते हैं और फिर इनको बाघ या शेर खाते हैं, चूँकि यहाँ ऊर्जा का प्रवाह खाद्य के रूप में घास उत्पादक से बाघ या शेर द्वितीयक उपभोक्ता में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता के माध्यम से होता है। अतः ये सभी मिलकर एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सूर्य हो गया, पेड़ पौधे, फिर हिरण, फिर शेर। ओके, चित्र है वन पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला। संख्या 8 निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। बहुत सारे दिए गए हैं। ए में है चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरत खाद्य श्रृंखला। बी में है उत्पादन एवं अपघटन। सी में ऊर्ध्ववर्ती शिखरांश व अधोवर्ती पिरामिड। डी में है कर्कट एवं अपरद और ई में प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता। तो आइए बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं। ए में है चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है।
उस तरह से ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है, जबकि अपरद खास श्रृंखला मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। यह अपघटकों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परिपोषित जीव होते हैं। बी में है यहाँ पे उत्पादन एवं अपघटन। उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बन सामग्री की मात्रा है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये बात आप सभी को याद रखनी है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं पोषकों में खंडित किया जाता है। सी में है ऊर्ध्ववर्ती तथा अधोवर्ती पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होती है क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है, जबकि समुद्र में जैव मात्रा भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। अब है यहाँ पे डी में कर्कट यानी कि लिटर एवं अपरद यानी कि डेट्रिट्स। अपरद पौधों एवं जंतुओं के मृत अवशेष की कुल संरचना को कहते हैं। इसे लिटर फॉल एवं बिलो ग्राउंड डेट्रिट्स में विभाजित किया जाता है। लिटर फॉल जमीन के ऊपर होता है जो उसे कर्कट लिटर कहते हैं। अब देखिए ई में है प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता उत्पादक की जैव मात्रा उत्पादन या सौर ऊर्जा की ग्रहण की दर होती है, जबकि द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता द्वारा खाद्य ऊर्जा के सर्वांगीकरण की दर होती है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 पारिस्थितिक अनुक्रमण का वर्णन करें। वर्णन करने वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती है और इनकी जनसंख्या अनगिनत हो जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियों की जनसंख्या घटती चली जाती है और यहाँ तक कि अदृश्य हो जाती है। फिर है समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। फिर है विशेष परिवर्तनशील समुदायों को क्रम की चरण या क्रम की समुदाय कहा जाता है। संसार के निवर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है आगे, अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहाँ से शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए नग्न पत्थर या फिर ऐसा क्षेत्र जहाँ के सभी जीव जो कभी वहाँ रहते थे किसी प्रकार से नष्ट लुप्त हो गए। पहले को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं जबकि दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण के रूप में माना जाता है। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रम है तुरंत नया ठंडा लावा, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब या जलाशय। द्वितीयक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहाँ प्राकृतिक जीवीय समुदाय निरस्त हो गए हैं, जैसे कि पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित जिन आदि। प्रश्न संख्या 10 है जैव मात्रा के पिरामिड का वर्णन करें, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप सभी अच्छे से देखें। तो उत्तर हो जाएगा अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जैव मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु समुद्र में जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं चित्र, यहाँ पे ब में दिया गया है प्राथमिक उत्पादक PP 809 है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता PC 37 है।
द्वितीयक उपभोक्ता SC11 है। तृतीयक उपभोक्ता TC यानी कि 1.5 है। फिर स में है जय मात्रा का पिरामिड चित्र में। फिर प्राथमिक उत्पादक PP4, प्राथमिक उपभोक्ता PC21 है। तो यहाँ पे 2 ही दिया गया है, लेकिन इसको अ और इसको ब नाम देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक। प्रश्न संख्या 11 है पोषक चक्रण यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या भूजैविक रासायनिक चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पर नोट लिखें। तो नोट लिखने का क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता है, बार बार हम आपको बताते रहते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देखें। उत्तर हो जाएगा विभिन्न पारितंत्र होकर पोषक तत्वों का गमन विभिन्न अवयवों द्वारा होने वाले चक्रीय अनुक्रम को पोषक चक्रण कहते हैं। इसके द्वारा कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि का चक्रण होता है। पोषक चक्रण 2 प्रकार का होता है। ए में है गैसीय चक्रण, इसके अंतर्गत कार्बन तथा नाइट्रोजन का पोषक चक्रण होता है जो वायुमंडल में रहता है। बी में है सेडिमेंट्री चक्रण, इसके अंतर्गत मुख्यतः सल्फर तथा फास्फोरस का चक्रण आता है। इसके रिजर्वोयर पृथ्वी के गति यानी कि क्रस्ट में रहता है। प्रश्न संख्या 12 आता है यहाँ पे फास्फोरस चक्र का वर्णन करें, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखें। पौधों को अपने पोषण के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, जिसे वे भूमि से प्राप्त करते हैं। फास्फोरस जैविक तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। फास्फोरस प्रकृति में अवसादित या चट्टानी लवण के रूप में पाया जाता है, जो पानी में घुलकर फॉस्फेट आयन के रूप में जड़ों द्वारा अवशोषित होता है तथा पौधों से जंतुओं में भोजन द्वारा पहुंच जाता है। मृत्यु पश्चात ये फिर भूमि में मिल जाते हैं। भूमि छेदन से बहुत मात्रा में फास्फोरस नदी, झरना इत्यादि से होकर समुद्र में मिल जाता है, जहाँ पर जलीय जीवों द्वारा भी इनका उपयोग किया जाता है। फिर है फास्फोरस चक्र का प्रमुख ग्राफीय निरूपण निम्नवत है। तो यहाँ पे दिया गया है फास्फोरस चक्र, तो आइए फटाफट से इसे देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे उपभोक्ता, उत्पादक, फिर है मृत्यु, उत्सर्जी पदार्थ, फिर आता है मृत्यु संघटक, फिर है मृदा तथा जल में फॉस्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल, फिर आता है यहाँ पे मृदा अपरदन, फिर है छिछला, समुद्री जलीय अवक्षेप, इधर है अस्थि तथा दाँत, समुद्री गहराई के अवक्षेप, फिर आता है यहाँ पे जीवाश्म संग्रहक ह्रास, यहाँ पे समुद्री जल अवक्षेप में फाइटोप्लैंक्टन मृत्यु, जूप्लैंक्टन मृत्यु एवं मल, समुद्री मछली तथा मछली खाने वाला पक्षी मृत्यु एवं मल, फिर गुआनोजनी, फिर आता है फॉस्फेटी चट्टान। तो चित्र था फास्फोरस चक्र का, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से माइंड में रख ले। फिर आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। कार्बन चक्र पर नोट लिखे, ये तो कंफर्म है आएगा ही आएगा, बहुत ही ये अनभिव्यायी है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें नोटबुक पे, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कार्बन चक्र एक गैसीय चक्र है। सभी जीवधारियों में शरीर का समस्त कार्बन वायुमंडल की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है, जो संपूर्ण आयतन का करीब 0.03% होता है, जबकि निर्जीव संसार में कार्बन के प्रमुख स्रोत वायु तथा जल में स्थित यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ चट्टानों में मौजूद कार्बोनेट एवं जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। कार्बन चक्र को ग्राफीय निरूपण द्वारा निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कार्बन चक्र का यहाँ पे ये चित्र दिया गया, वायुमंडलीय CO2, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, फिर मृत्यु। तो फिर है यहाँ पे विसरण, फिर है समुद्री CO2, फिर है अपक्षय प्रक्रिया, फिर दहन, कोल गैस शाकाहारी पादप से प्राप्त होता है, श्वसन मांसाहारी, फिर है यहाँ पे लाइमस्टोन रॉक जो कि अपक्षय होता है, फिर है यहाँ पे ज्वालामुखी सक्रियता,
फिर आइए चलते हैं जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसी जलीय पारिस्थितिकी के तालाब को उदाहरण मानकर आहार श्रृंखला को प्रारूपित चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। तो उत्तर हो जाएगा एक जलीय पारिस्थितिक जैसे तालाब में शैवाल यानी कि एल्गी, छोटे जंतु प्लवक यानी कि जू प्लैंक्टन्स, छोटी मछली, बड़ी मछली, फिर मछली खाने वाले पक्षी या अन्य एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक तालाब में आहार श्रृंखला। तो देखिए कितना प्यारा चित्र बना हुआ है। यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे जो कि शैवाल उत्पादक, फिर है कीट उपभोक्ता, फिर है यहाँ पे मछली उपभोक्ता, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे बैक्टीरिया अपघटक, फिर है उच्च उपभोक्ता द्वारा इस सभी को खाया जाता है। ठीक है, तो यही था वीडियो। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। फाइल वाले सेक्शन में जाके आप सभी PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट बताया गया है, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए तो आपको परेशानी न हो। और भी प्लेलिस्ट में विजिट करते रहें, चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।